अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, उसमें आज जो है हम अपने उस रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ हिस्सा छोड़ दिया था। अब इस टॉपिक के अंदर जो कि कोल का टॉपिक है, इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको मैं लिखवा रहा हूँ, ये जो आप पीछे टेबल से नीचे पैराग्राफ देख रहे हैं, इसमें आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि वो लिख लें आप लोग कि व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या इस तरह से आप ये लिख सकते हैं क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं किसको हैं जी। सबसे पहले ये आती है डेफिनेशन। तो सेकेंड लाइन में देखिएगा इसकी डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है, और उसमें सबसे पहले डेफिनेशन में बताया गया कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक हो गया जी, ये डेफिनेशन आती है। इसके बाद आते हैं एक अगली लाइन में आप बता सकते हैं कंपोजिशन के बारे में कि कोल जो है वो किस कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, वो बताएंगे आप। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कोल के जो एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइन आप एक्स्ट्रा मेंशन कर सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कोल के अंदर ही, ये बताने के लिए कि जी ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जी इसमें कंपोजिशन ऑफ कोल के अंदर। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, दूसरे नंबर पर आप यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ कोल के बारे में बता देंगे। ठीक हो गया, इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जो हम हासिल करते हैं प्रोडक्ट्स कौन कौन सी कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान। सबसे पहले कोल गैस है। कोल गैस क्या चीज़ है जी। कोल गैस की डेफिनेशन पे आप पहले आएंगे, कोल गैस की हेडिंग देकर आप कोल गैस की डेफिनेशन को बताएंगे। कोल गैस क्या होता है जी, मिक्सचर है हाइड्रोजन का, मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं या हीट पैदा करने के लिए हम जो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, या हीट को पैदा करने के लिए हम हवा में जलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूज़ क्या है इसके। सबसे पहला यूज़ जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूज़ जो आपको बताया जा रहा है उसमें कहते हैं इसको हम मेटलर्जी के अमल में, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के अमल में हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी हम माहौल को इनर्ट करने के लिए। ठीक हो गया, तो इससे कहता है कि हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं इन दो मकासद के लिए। पहले तो इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पे, दूसरा हम इसको मुख्तलिफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं किसके तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। ठीक हो गया जी, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है डिस्कशन में, नेक्स्ट है प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिकल लीकर है। इसकी डेफिनेशन आप पहले बताएंगे, पहले लाइन में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। अमोनिकल लीकर क्या चीज़ है जी, ये बेसिकली अमोनिया गैस है पानी के अंदर अमोनिया गैस का एक मिक्सचर कह लें, ये अमोनिकल लीकर कहलाता है। ठीक हो गया, अब आते हैं इसके बाद कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं इसको फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। ठीक हो गया, यानी कि इसको हम कहते हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनियम सल्फेट बनता है, जो कि इंडस्ट्री में फर्टिलाइज़र के तौर पे हम इसको बनाते हैं। इंडस्ट्री में फर्टिलाइज़र तैयार होता है, ये इसी से तैयार किया जाता है, अमोनियम सल्फेट से। इसके बाद आते हैं कोल तार। कोल तार क्या चीज़ है जी। कोल तार बेसिकली कहते हैं कि एक इसकी डेफिनेशन में आएंगे आप इसकी डिस्कशन करेंगे ये कि कोल तार है क्या। कोल तार एक ऐसा थिक लिक्विड होता है, ब्लैक थिक लिक्विड होता है, इसमें तकरीबन 200 से ज़ायद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और वो सब के सब एरोमेटिक होते हैं। और इसमें कहते हैं सबसे ज़्यादा तमाम के तमाम जो कंपाउंड्स निकाल सकते हैं हम, वो किससे निकालते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकालते हैं। ठीक हो गया, और इसके बाद आते हैं कि वो कोल तार की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम की जाती है तो उसमें वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। उसमें कहता है कि सबसे पहले देखें तो वो बेंजीन है, फिनोल है, टॉल्वीन है, एनाइलिन है। ठीक है बेटा, तो ये वो तमाम कंपाउंड्स हैं जो हमें डिस्ट्रक्टिव कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान हमें क्या होते हैं, हासिल होते हैं। कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें हासिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल हो रहे हैं, लेकिन जो हम ऊपर हमें प्रोडक्ट मिल रही है कोल तार खुद बताता है जो है कोल तार को अगर हम देखें तो कैसे हासिल होती है, वो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो है वो हमें हासिल होती है। ठीक है, और जबकि कोल तार से जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं तो वो किससे हासिल होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स, इसके यूजेस क्या हैं इन कंपाउंड्स के जो हमें हासिल होते हैं। यानी इससे कहते हैं हम
वो कंपाउंड से क्या तैयार कर सकते हैं, कहते हैं इससे हम ड्रग्स तैयार करते हैं, कलर्स तैयार करते हैं और एक्सप्लोसिव तैयार करते हैं, ठीक है, और पेंट्स तैयार करते हैं, वार्निशेस तैयार करते हैं, प्लास्टिक्स तैयार करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ सिंथेटिक फाइबर तैयार करते हैं, पेस्टिसाइड्स तैयार करते हैं। अच्छा जी, ये तो हम इससे केमिकल्स तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ यहाँ मेंशन करेंगे जो हमें यहाँ से इस कोल तार से हमें हासिल होती है, और उसे कहते हैं पिच। पिच कहता है कि जब कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप कर लेते हैं तो सिर्फ एक ब्लैक कलर का मटेरियल हासिल होता है और उसे हम कहते हैं पिच। पिच जो है ब्लैक, एक आप कह लें कि रेजिड्यू होता है कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो हमें हासिल होता है, ठीक है जी, इसे हम पिच कहते हैं। और आगे इसका इस्तेमाल आप बता देंगे कि वो किस लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं कि ये जो ख़ास तौर पे जो सड़कें होती हैं उनके ऊपर जो सरफेस को स्मूथ करने के लिए कहता है इसको बिछाया जाता है ब्लैक कलर के थिक लिक्विड को, ताकि उससे इसकी स्मूथनेस जो है वो बेहतर हो जाए, ताकि उसके अंदर एक स्मूथनेस आ जाए। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो यही है कि घरों की जो छत होती है उसको कहते हैं बाज़ तौर पे जो है सर्दियों और गर्मी की शिद्दत से, गर्मी की जो है वो शिद्दत से बचाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास है कोक। कोक क्या चीज़ है? कोक बेसिक यहाँ पर जो समझाया जा रहा है, कोक है इसी की फ्रैक्शन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होती है कोल की। और ये कोक है क्या चीज़? जब आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेते हैं तो उससे जो रिमेनिंग मवाद जो बच जाता है, ब्लैक कलर का रेजिड्यू बच जाता है, वो आमतौर पे क्या है, वो कोक है। और कोक में कंटेंट ऑफ कार्बन जो है वो 98% होता है, ठीक है। तो यानी कि जो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद जो रिमेनिंग चीज़ बच जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कोक। और इसमें कार्बन की कंटेंट क्या 98% होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है जी? इसका यूज़ आप एक हेडिंग बना लेंगे। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर होता है, एक्सट्रैक्शन करने के लिए मेटल्स की, और साथ ही साथ इसको इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पर। तो ये तो हमारा जो कोल की प्रोडक्ट्स थी, कोल की फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो हमें हासिल हो रही थी वो हमने फाइंड आउट की, वो यहाँ पे हमने निकाल ली, वो हमने मालूम की और उनके बारे में जान लिया। इसके बाद हम आते नेक्स्ट एक टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जी यहाँ पर आप इसके लिए जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, इसके लिए आप क्वेश्चन जो है वो आप मेंशन कर लें, इसके लिए क्वेश्चन बना लें। आसान सा क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं इसके ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर भी और नेचुरल गैस के ऊपर भी। तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसको, टॉपिक को ज़रा समझ ले रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है पेट्रोलियम की डेफिनेशन पे। पेट्रोलियम की डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है जी। पेट्रोलियम होता क्या है? डार्क ब्राउनिश है, ग्रीनिश ब्लैक होता है और विस्कस लिक्विड होता है जी, ठीक है। इसके अलावा इसमें कम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं। किस किस के कम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं? बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स के, वाटर भी होता है इसमें, सॉल्ट भी होता है, और इसके अलावा इसमें अर्थ के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जो ज़मीन से हासिल होते हैं, वो भी इसमें मौजूद होते हैं। क्योंकि ये ना खालिस हालत होती है, खालिस हालत नहीं होती पेट्रोलियम, ठीक है। ज़मीन से निकाला जा रहा होता है, इसलिए ये ना खालिस हालत है, यानी इसमें खालिसपन नहीं होता। तो ये ना खालिस हालत है, इसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ, डेफिनेशन मिक्स किया हुआ है, इसको आसान से लफ्ज़ों में बता रहा हूँ आपको। यानी कि 2 लाइनों में ज़रा इसने गड़बड़ की हुई है, लाइनों को एक्सप्लेन करते हुए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझाने में ज़रा इसने प्रॉपरली एक्सप्लेन करने से कासिर रहा है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अमल क्या है? कहते हैं बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेपरेट किया जाता है किसको, फ्रैक्शंस को, और वो भी किसकी, पेट्रोलियम की मिक्सचर में से। पेट्रोलियम के मिक्सचर में से फ्रैक्शंस को सेपरेट करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट, या डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, थ्रू विच वी कैन सेपरेट द फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रॉम पेट्रोलियम या फ्रॉम मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम ऑन द बेसिस ऑफ द रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, विच कैरिड आउट, ठीक है, टू सेपरेट द फ्रैक्शंस, ठीक है, सेपरेट करने के लिए किसको, फ्रैक्शंस को, फ्रॉम पेट्रोलियम मिक्सचर या फ्रॉम मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जो कि डिपेंड किस पे कर रहा होता है? रेंज के ऊपर। किसकी रेंज के ऊपर? रेंज, फ्रैक्शन की जो रेंज होती है बॉइलिंग पॉइंट की, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद आते हैं कंपोजिशन ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर आप बात करेंगे। ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है दीज फ्रैक्शन से। दीज फ्रैक्शंस, ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जी ईच फ्रैक्शन से, ईच फ्रैक्शन इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड। एक फ्रैक्शन जो है वो तो कहते हैं वो एक कंपाउंड नहीं होता, याद रखिएगा। फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर होता है कंपाउंड्स का,
ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर हमें कहता है, हम इसे फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन की ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया उसने, कंपोजिशन ऑफ फ्रैक्शन को बता दिया। फ्रैक्शन बेसिकली है क्या, नॉट अ सिंगल कंपाउंड, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, इसलिए फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझ में आ गया। तो दो चीज़ों को यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंस है, एक तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शन, जो मैंने अभी आपसे बात की। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन को मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैं दोबारा बता देता हूँ। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ सेपरेशन, ठीक है, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम ऑन द बेसिस ऑफ the range of the boiling point of each fraction, and fraction is not a single compound। fraction कोई single compound नहीं होता, fraction सिर्फ क्या होता है जी, एक compound mixture होता है compound का, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्सचर की, इसकी डेफिनेशन के ऊपर। ये भी मिक्सचर है जी, जिस तरह ऊपर मिक्सचर था ये भी मिक्सचर है, और ये भी मिक्सचर किस चीज़ का है, ये भी कहता है ख़ास तौर पे लो मॉलिक्यूलर जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें आम तौर पे हम कह सकते हैं ये जो गैसेस होती हैं वो शामिल होती हैं, और गैसेस में इथेन है, प्रोपेन है, ठीक है, ब्यूटेन है, ये गैसेस इसमें शामिल होती हैं। तो ये 85% जो होता है हमारे पास मीथेन गैस होती है, और इसके साथ साथ कहता है दूसरी जो चीज़ें होती हैं उसमें, उसके अलावा जो शामिल होती हैं वो गैसेस इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं इसके कंपोजिशन को डिस्कस कर लिया, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी आसान सी है। पहली लाइन में अगर आप इसको देखें, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स, ये डेफिनेशन हो जाएगी। कंपोजिशन में बता देंगे तो मेन कंपोजिशन, द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन विच कंसिस्ट इन दिस गैस या इन नेचुरल गैस 85%, और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो किस पे है, दूसरी गैसेस पर है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पर है, ठीक हो गया। अच्छा, आते हैं इसके आगे जो ओरिजिन है, यानी इट्स ओरिजिन कहते हैं सिमिलर टू दैट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। इसका वही जो है ओरिजिन है जो कि पेट्रोलियम और कोल के लिए हम पढ़ चुके हैं, और ज़मीन से निकाली जाती है, ठीक है, यही मतलब है। और इट इज कहते हैं देयरफॉर इट इज़ फाउंड विद देयर डिपॉजिट्स, यानी कि ये ज़मीन के अंदर इनके और कोल और पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है। पेट्रोलियम जहाँ पर होता है, कोल जहाँ पर होता है, वहाँ पर नेचुरल गैस भी ऑब्वियसली मौजूद होगी। अच्छा, इसके बाद आते हैं इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है, वो यूज़ क्या है जी, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है जी, घरों में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल गाड़ियों में भी होता है। CNG यानी हम जिसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हम आमतौर पर गाड़ियों में इस्तेमाल करते रहते हैं, और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र्स के लिए और कार्बन ब्लैक जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा। ये तो एक क्वेश्चन हमने नोट के तौर पे डिस्कस कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जी व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शॉर्ट भी क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन ये है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ प्लांट्स के लिए, कि जी क्या बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, कि लिविंग प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम समझते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स हैं बेसिकली प्लांट्स, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, हम देखें तो हमारे पास जो क्लास है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उनमें कंपाउंड्स की, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, वाइटामिन्स भी हैं, ऑयल्स भी हैं, ठीक है। मीन्स ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं। तो सबसे पहले आप बता देंगे, मेन हेडिंग बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, जो कंपाउंड हमें हासिल होते हैं। तो जी सबसे पहली बात जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हमें पता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो है वो का सबसे अहम हिस्सा है। बेसिक यूनिट कर लें आप इसको। ग्लूकोज सबसे बुनियादी चीज़ है तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक हो गया। और वो हमें कहाँ से हासिल होती है, प्लांट से। और ग्लूकोज कहते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स इसके आपस में जुड़ जाएं, पॉलीमराइज कहते हैं जुड़ जाने के अमल को, जुड़ जाएं तो क्या बनता है, ये कहता है आगे मज़ीद कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तैयार कर लेते हैं, और उसको हम कहते हैं सुक्रोज कहते हैं, एक स्टार्च कहते हैं और सेलुलोज कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप अगली हेडिंग देंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स कहाँ पर होते हैं बेटा, ये आमतौर पर दाल और लोबिये के अंदर पाया जाता है, ठीक हो गया। प्रोटीन्स होते हैं वो बाज़ औक़ात कहता है नाइट्रोजन जो होती है, हवास की नाइट्रोजन जो होती है वो ज़मीन में शामिल हो सकती है, किसकी वजह से, कुछ बैक्टीरियाज़ की वजह से, और वो पौधों की जो प्लांट्स की जो होती है रूट्स पर होते हैं, और उस वजह से वो नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं हवा की। इसके बाद आते हैं ऑयल्स।
ऑयल्स में अगर बात करें तो ज़मीन में जितने भी प्लांट्स ऐसे हैं जो कि जिनके बीज होते हैं उनमें से ऑयल्स निकलते हैं, उनके नाम बता रहा है। सन फ्लावर है, रैपसीड पाम है, रैपसीड पाम, कोकोनट और ग्राउंडनट, ये सारे के सारे वो प्लांट्स हैं जिनसे ऑयल निकलता है। इसके अलावा वाइटामिन्स की बात करें तो वाइटामिन्स हमें जितने भी फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं उनसे और एप्पल से, ये हमें फलों से मतलब वाइटामिन्स हासिल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो प्लांट से हमें हासिल होती हैं एक्स्ट्रा कह लें कि मटेरियल के तौर पर, और वो हमारे यानी कि फूड आइटम का पार्ट नहीं होते। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक तो होता है गम्स, रबड़ और मेडिसिन, ठीक है। ये फूड का पार्ट नहीं है, ये हमारी मतलब कह लें कि इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लेकिन ये फूड में शामिल नहीं होती। तो ये कहते हैं कि रबड़, गम्स और मेडिसिन, ये आप लिख सकते हैं कि अदर सब्सटेंसेस के तौर पे, अदर सब्सटेंसेस जो प्लांट से हमें हासिल होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये भी एक क्वेश्चन आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बता सकते हैं कि जी बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसान है, और वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कह लें कि जी यूजेस के ऊपर आएगा। सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डिस्कस करूँगा। अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। जी ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो यूज़ एज अ फूड के तौर पर है। तो कहता है जो हम खुराक रोज़ खाते हैं उसमें मोस्टली पार्ट जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हासिल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें उसमें से मिल जाते हैं। उसमें कहते हैं कि हम जैसे कि मीट, मिल्क और वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, वाइटामिन भी हैं, ठीक है, यानी सारे के सारा ऑर्गेनिक स्टफ हमें हासिल हो जाता है। इसके बाद आता है यूज़ एज क्लोथिंग। इसके लिए क्वेश्चन आप सिंपल लिख लें, गिव सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आसान सा सवाल है, ठीक है, जो हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम कहते हैं कि इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यूजेज एज अ क्लोथ्स, कहते हैं चाहे हम कपड़े की बात करें तो कपड़ा भी जो है बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलकर बना हुआ है। इसमें कहता है ये कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, ठीक हो गया। ये कहता है कि हमारे पास ये नेचुरल फाइबर्स हैं, और जबकि सिंथेटिक फाइबर में हमारे पास जो है नायलॉन है, ठीक है, डेक्रॉन है, एक्राइलिक है, ये सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर जो इंडस्ट्री में तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये किससे बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तैयार होते हैं। और सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही की वजह से हमें मुयसर हैं। इसके बाद आता है यूज़ एज हाउसेस, हम घरों में इस्तेमाल करते हैं लकड़ी का, ठीक हो गया, और कहते हैं इसको हम घरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं कि ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास यूज़ एज फ्यूल, कहते हैं हम गाड़ियों में जो ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पे, हम पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। आगे आता है यूज़ एज मेडिसिन। मेडिसिन में अगर देखा जाए तो मेडिसिन भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इस्तेमाल करने के लिए हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको बेसिकली हम उनसे ही ये मेडिसिन तैयार कर रहे होते हैं, और ये चाहे वो एंटीबायोटिक्स में आ जाएँ, ठीक है जी, तो बेसिकली वो लेबॉर्ट्रीज़ में ही तैयार किए जा रहे होते हैं। किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही होती हैं दवाइयाँ, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ख़िलाफ़, ठीक है, जो कि बीमारियों के हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आगे है यूज़ एज अ रॉ मटेरियल, यानी कि इसके अलावा जो रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करने के लिए या रॉ ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो हम बहुत सारे रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, उनमें सबसे पहले कहते हैं कि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो उसका जो है इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में आम है, ठीक है। उसमें कहते हैं एक तो रबड़ है, प्लास्टिक है, पेपर है, पेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, वार्निशेस हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि हम बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, और ये मटेरियल्स हम आम तौर पे अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर बेटा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही आसान से सवाल थे जो डिस्कस किए मैंने आपसे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चा मुश्किल इस चीज़ को फील करे वो ज़रूर मुझसे पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम।